एक रूपाली नाम की लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल रहती है, देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। रूपाली की शादी की पहली रात होती और वो अपने पति के बारे में ढेर सारे सपने सजो रही होती है, सपनों की उड़ान भर रही होती है। रात के लगभग 11 बज रहे होते हैं। अपने पति का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। तभी दुल्हन के कमरे में दूल्हे की एंट्री होती, यानी रूपाली के पति मयंक की एंट्री होती। और जैसे ही मयंक कमरे में जाता है, वो रूपाली के पास उसके पलंग पे ना जाके बल्कि एक सोफे पे बैठ जाता है और सोफे पे बैठ के रूपाली से कहता है कि तुम पलंग से खड़ी हो जाओ और अपने कपड़े उतार दो। जैसे ही रूपाली ये बात सुनती, झटके से मयंक की तरफ देखती और जब देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। आखिर ये मयंक कौन था और अपनी दुल्हन से पहली ही रात ऐसी बात क्यों कर रहा था? तो इस कहानी को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेके आप लोगों के बीच आई हूँ, बेहद दिल को छू लेने वाली, क्योंकि कहानी बड़ी ही रोचक होने वाली है। तो आप लोग अगर जो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी आप लोगों को लगती है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हम यही सोचते हैं कि आप लोगों तक रोज नई इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी लेके आया करूं। तो आप लोगों का साथ बेहद जरूरी है, आप लोगों का सपोर्ट बेहद जरूरी। तो आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद, अपना प्यार देते रहे। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम के बारे में तो हमारे साथी, हमारे दोस्त सभी जानते हैं कि वहां ज्यादातर बच्चे जो कि कभी माँ मजबूरी में पैदा करती है बच्चे को, बच्चे का बाप का नाम नहीं होता है इसलिए अनाथ आश्रम छोड़ देती है, या कोई ऐसी लड़की जो कि प्यार में धोखा खाई होगा, जो उसका बच्चा हो गया तो वो अनाथ आश्रम में बच्चे को छोड़ देती है, या वो कि जिसके माता पिता ही दुनिया में ना हो वो अनाथ आश्रम में जाता है। ये तमाम बातें बड़े ही परेशानी में, बड़े ही दुख में उन बच्चों का जीवन कटता है जिनके माता पिता नहीं होते हैं और जिनके माता पिता का नाम नहीं होता है, अनाथ आश्रम में अपना जीवन गुजारते हैं। यहीं पे एक लड़की रूपाली, जिसके ना ही बाप का पता होता है और ना ही माँ का पता होता है, ये जब होश संभाली तो अपने आप को अनाथ आश्रम में पाई। और जब वक्त गुजरते रहा, अनाथ आश्रम में रूपाली बड़ी होती रही और जब लगभग इसकी उम्र 25 वर्ष हुई तो देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। तभी एक दिन उस अनाथ आश्रम के एक वार्डन ने बताया कि आज उसे उसके सपनों का राजकुमार, यानी उससे कोई शादी करने के लिए आ रहा है और शादी करके उसको अपने घर लेके जाएगा। रूपाली जब ये बात सुनती तो एक जवान लड़की थी, वो बड़ी ही खुश होती है। और खुश भी क्यों ना हो, वो सोचती है कि हमारे सर पे तो कभी माँ बाप का साया था ही नहीं, कोई हमें अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करने आया ही नहीं। अनाथ आश्रम में मेरी 25 साल की उम्र गुजर गई, चलो कम से कम पति के रूप में ही सही, पर एक फरिश्ता आया है जो हमें इस अनाथ आश्रम से अपने साथ, अपने जीवन संगिनी बना के लेके जाएगा। अब रूपाली ढेर सारे सपने सजोने लगती है। तभी एक लड़की उसके पास शादी का जोड़ा लेके आती है और कहती है, रूपाली इसको पहन के तैयार हो जाओ। रूपाली उसको पहन के तैयार होती है। घूंघट में उसके चेहरे को छिपाया जाता है। इसके बाद अब कुछ देर के बाद उसे एक ऑफिस में ले जाया जाता है, जहां की वो रजिस्टर पे साइन करती है और साथ ही बगल में खड़ा उसका दूल्हा भी उस रजिस्टर पे साइन करता है। इसके बाद दोनों का जयमाल होता है और यहीं से
अब दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं और इसके बाद इस रूपाली की अनाथ आश्रम से विदाई होती। एक बड़ी सी कार में रूपाली बैठती अपने पति के साथ और वो गाड़ी जाके रुकती है एक बड़े ही सुनसान इलाके में। 3-4 कमरे का घर होता है, वहीं पे गाड़ी जाके रुकती है। अब रूपाली गाड़ी से उतरती है, उसको एक कमरे में ले जाके बैठा दिया जाता है जहां की पहले से ही तैयारी हो रखी रहती है। एक पलंग पे फूलों से सजाया गया रहता है, बगल में तमाम तरह की उसको सारी सुविधा की चीज रखी गई रहती है। अब उस पलंग पे रूपाली को बैठा दिया जाता है। कुछ देर के बाद उसे खाने पीने की चीजें भी दी जाती है। बाकी अब रूपाली ये सोच रही थी कि जिससे मेरी शादी हुई मैं उसे तो अभी तक देख ही नहीं पाई, पर उसको लेके वो ढेर सारे सपने बुन रही होती। अब शाम होती है और शाम होते ही वो अपने पति का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगती है रूपाली की, अब मेरा पति कुछ देर के बाद मेरे पास आएगा। बाकी उस घर में एक व्यक्ति जो कि खाना पानी देने आया था, इसके बाद वो भी नहीं दिखता और ना ही उस घर में कोई और दिख रहा था सिवाय रूपाली के। रूपाली बड़ी चिंतित थी कि इस घर में और कोई क्यों नहीं। फिर भी वो सोचती है कि जब मेरा पति आएगा तो मैं उसी से पूछ लूंगी कि बाकी के घर वाले कहाँ हैं। अब इंतजार करते करते रात के 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं और जैसे ही 11 बज के कुछ मिनट होते हैं दरवाजे खुलने की आवाज आती है। अब पलंग पे रूपाली सकुचाते हुए शर्माते हुए अपने घूंघट को ओढ़ते हुए पलंग के एक छोर पे जाके बैठ जाती है और इस कमरे में एंट्री होती है मयंक नाम के एक व्यक्ति की, जिसकी उम्र लगभग 50 साल होती है और मयंक ही इस रूपाली का पति होता है। अब रूपाली तो उधर सकुचाते हुए पलंग पे एक तरफ बैठी है। अब मयंक जाता है, पलंग पे ना जाके बगल में एक सोफा लगा रहता है, उसी सोफे पे जाके बैठता है और अपने पॉकेट से सिगरेट निकालता है। जलाते हुए रूपाली से कहता है कि इतना शर्माने जैसी कोई बात नहीं, पलंग से खड़ी हो जाओ और अपने कपड़े उतार दो। जब रूपाली ये बात सुनती तो मानो चौंक सी जाती है कि ये कैसा आदमी है, मेरा कैसा पति, कि घर के अंदर मुझे ला के छोड़ दिया और कमरे में जब आया तो ऐसी डिमांड कर रहा है। और वो अपने हाथों से अपने घूंघट को उठाती है और जब मयंक की तरफ देखती है तो मयंक देखने में सांवला एक अधेड़ उम्र का आदमी सोफे पे बैठा है, सिगरेट पी रहा है। जब रूपाली इस बात को देखती तो देखती ही रह जाती है। बाकी अपनी किस्मत को कोसती है और सोचती है कि चलो जो हमारे किस्मत में लिखा था वही मिला, माँ बाप तो मिले नहीं, पति के रूप में अगर जो इतनी उम्र का आदमी मिला, चलो यही अगर जो भाग्य में हमारे है तो यही मेरा पति। बाकी वो खड़ी होकर सकुचाने लगती है। फिर दोबारा से मयंक वही बात बोलता है कि तुम देख क्या रही हो, अपने कपड़े उतारो। इसके बाद रूपाली फिर भी कपड़े उतारती नहीं। अब मयंक तीसरी बार चीखता है और कहता है कि अगर जो तुम अपने कपड़े नहीं उतारोगे तो तुम्हारे इस सुहाग के जोड़े में मैं अभी आग लगा दूंगा। अब रूपाली जैसे ही ये बात सुनती तुरंत अपने हाथों से जल्दी जल्दी से अपने सारे कपड़े उतारती है, निर्वस्त्र हो जाती है और जैसे ही वो अपने कपड़े उतारती मयंक उठता है और उन कपड़ों को एक तरफ फेंक के और उसमें माचिस की तीली लगा देता है। धू धू करके कपड़े सारे जल जाते हैं। जो रूपाली है वो चद्दर उठाती अपने शरीर पे लपेटती और रोती हुई डरी हुई सहमी हुई पलंग के एक कोने पे बैठ के पूरी रात टकटकी में गुजार देती है और मयंक इसके बाद उस कमरे से बाहर जाता है, फिर दोबारा वापस नहीं आता। अब रूपाली सुबह के लगभग 6 बज रहे होते हैं। ऐसे ही टकटकी लगाई होती है, तब तक एक झोले को लेके मयंक आता है, रूपाली के तरफ देते हुए कहता है कि इसमें कुछ कपड़े हैं, इसको पहन लो और घर के काम में लग जाओ। रूपाली उसके तरफ देखते हुए झोले को पकड़ती है, उसमें से जो कपड़े हैं उसे पहनती। पहनने के बाद उस कमरे से जब बाहर निकलती है तो जो उस घर के हाल थे उसको देख के उसके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब वो रसोई में घुसती है तो देखती है कि यहाँ तमाम तरह की चीजें जो कि सड़ रही हैं और महीनों से लग रहा है कि यहाँ रसोई बनी ही नहीं। सब्जियां अलग सड़ रही है, फ्रिज खोल रही है तो कुछ
जो है कि सामान अलग से सड़ रहे हैं, तमाम तरह की दुर्गंध आ रही। अब रूपाली पूरे किचन को साफ करती है, पूरे घर की साफ सफाई करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरते रहता है, पूरा दिन कट जाता है साफ सफाई। बाकी रूपाली के ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मयंक चाहता क्या है और मुझसे शादी करके लाया क्यों। अब उसकी पहली रात की तरह अब दूसरी रात भी शुरू हो जाती है। अब ना ही किचन में कुछ था कि जिसको रूपाली बनाए। अब रूपाली जाके फिर से अपने कमरे में बैठ जाती है और फिर से उसी रात को इंतजार करने लगती है, उसी तरह डरने लगती है कि कहीं आज भी तो मयंक उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। पर होता ऐसा ही है। फिर से मयंक जाता है, सोफे पे बैठ के सिगरेट जलाता है, पीने लगता है और फिर से रूपाली से कहता है कि अपने कपड़े उतार के निर्वस्त्र हो जा। और रूपाली फिर ऐसा करती है। अब ऐसा ही सिलसिला लगातार चलने लगता है, धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब हद तो तब पार हो जाती है जब अब मयंक रोज रात को सिगरेट जलाता और सिगरेट बुझने से पहले वो रूपाली के शरीर पे सिगरेट को बुझाता। अब जगह जगह जलने के दाग बनने लगते हैं। रूपाली अपनी किस्मत को कोसने लगती कि ऊपर वाले ने कैसी मेरी किस्मत लिखी कि होश संभाला तो अनाथ आश्रम में देखा और शादी हुई तो पति ऐसा मिला। इससे तो बढ़िया अनाथ आश्रम की जिंदगी थी। कम से कम इस यातना से, इस पीड़ा से तो मैं बची थी। अभी ऐसे ही चलते रहता है। लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है और इधर रूपाली भी ठान लेती है कि अब जीऊंगी भी तो इसी के साथ और मरूंगी भी तो इसी के साथ। दिन गुजरता रहता है, रातें गुजरती रहती है और रूपाली की पीड़ा भी रातों के साथ बढ़ती रहती है। पर रूपाली हिम्मत नहीं हारती। एक दिन अचानक से एक रात मयंक रूपाली के कमरे में ही होता है। रूपाली को निर्वस्त्र करके और सिगरेट जला के पी ही रहा होता है कि अचानक से 3-4 लोगों की एंट्री उसके घर में होती है और ये लूटपाट करने के इरादे से आए रहते हैं। जैसे खटपटाहट की आवाज होती है, मयंक अपने कमरे से निकल के बाहर वाले कमरे में जाता है तो देखता है कि 3 से 4 लोग उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के एक कुर्सी पे बैठा के उसके हाथ पैर को बांध देते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द बताओ कि तुम्हारे जो है कि पास कितनी नकदी है, कितनी रकम है, हमें दे दो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। मयंक दारू के नशे में धुत होता है, सिगरेट पी रहा होता है। मयंक कुछ कहता नहीं। बाकी जैसे ही ये आवाजें रूपाली के कमरे में जाती है, रूपाली जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और पहनने के बाद बाहर आती है। देखती है कि उसके पति को चेयर में बांध के 3-4 लोग घेरे हुए हैं और उससे बार बार यही कह रहे हैं कि रुपए दे दो और जो तुम्हारे पास सोने चांदी हो वो दे दो। अब जब रूपाली ये बात सुनती है तो भागती हुई अपने कमरे में जाती है और जब शादी के समय कुछ उसको जेवर मयंक दिया था, मंगलसूत्र, कान में के बूंदे और तमाम तरह की चीजें, उसको एक कपड़े में समेट के लेके आती है और साथ ही कुछ रुपए मयंक के जॉकेट में पड़े रहते हैं वो रुपए लेके आती है। उन आदमियों को देते हुए कहती है कि मेरे पति को छोड़ दो, इसके पास कुछ नहीं है, ये तो रातों दिन नशे में डूबा रहता है। जब वो ऐसी बात सुनते हैं तो रूपाली पे तरस खाते हुए वो जेवर लेते हैं और रुपए लेते हैं और वहां से चुपचाप से चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं तो मयंक एकटक रूपाली को देख रहा होता है और इधर जो रूपाली होती है मयंक के चेहरे को बार बार अपने आंचल के पल्लू से सहला रही होती है, बार बार उसे कह रही होती है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। जब मयंक ये देखता है तो रूपाली की तरफ देखता ही रहता है। रूपाली उसके हाथ पैर खोलती है और इसके बाद कमरे में ले जाती है, उसको बेड पे लिटाती है और साथ ही उसको कुछ चोटें आई रहती हैं जिसपे वो कुछ दवाएं लगाती है। इसके बाद मयंक को कहती है कि तुम आराम से सो जाओ। जब सुबह होती है मयंक अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके बगल में रूपाली जमीन पे बैठी हुई उसके जगने का इंतजार कर रही है। मयंक जब अपनी आंखें खोलता है, रूपाली की तरफ देखता है तो अपने किए पे पछताता है। वहां से उठता है और एक कमरे में जाके दरवाजा बंद कर लेता है। दरवाजा बंद करके वो एक प्रतिमा के सामने, एक फोटो के सामने बैठ के हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था कि जो मैंने किया वो गलत है। अबे बार बार माफी मांगने का शब्द उसके मुंह से निकल रहा था
रूपाली खिड़की के फाक से झांकती है तो देखती है कि मयंक बड़ी ही बुरी तरीके से रो रहा है, किसी फोटो के सामने बैठा हुआ है और बार बार मिन्नतें कर रहा है। और रूपाली दरवाजा खटखटाने लगती है। कुछ देर के बाद मयंक दरवाजा खोलता है, रूपाली से भी माफी मांगता है, कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ लिया था। इसके बाद रूपाली उसका हाथ थामते हुए कहती है कि आप अपनी सारी परेशानी, अपना सारा दर्द मुझसे बताइए, हम दोनों मिलके उस दर्द को बांट लेंगे। फिर मयंक रूपाली से कहता है कि दरअसल मैं 14 से 15 साल का था तो मेरी माँ मेरे पिता के गुजर जाने के बाद किसी और के साथ चली गई। हम भाई बहन थे, मेरी बहन मुझसे बड़ी थी और जैसे ही कुछ समय गुजरा मेरी बहन भी एक पड़ोस के ही लड़के के साथ शादी करके हमें छोड़ के चली गई। माँ और बहन के जाने के बाद मेरे मन में औरतों के प्रति, लड़कियों के प्रति इतना गुस्सा भर गया कि मैंने सोच रखा था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। बाकी इससे वो मेरा गुस्सा, मेरा फ्रस्ट्रेशन निकल नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अनाथ आश्रम से किसी लड़की से शादी करूं जो कि पहले से ही दुखी हो, और उसको लाने के बाद फिर से उसे वही पीड़ा दूं, वही दुख दूं, जिससे कि मेरी जो मेरे ऊपर बीता है उसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे सुख मिल सके, खुशी मिल सके। जब ये बात रूपाली सुनती तो मयंक को गले लगाते हुए कहती है कि सब एक जैसा नहीं होता है। मयंक भी इस बात को मानता है और रूपाली से माफी मांगता है। रूपाली से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब भले मयंक रूपाली से दोगुनी उम्र का है, पर दोनों एक दूसरे के साथ जीवन गुजार रहे हैं, एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। रूपाली का एक बेटा भी है। तो यहां थोड़ी सी गलती की वजह से मयंक के दिलो दिमाग पे जो प्रभाव पड़ा, उसका फ्रस्ट्रेशन अगर जो किसी पे निकल रहा था तो रूपाली पे। पर रूपाली भी एक बड़ी होशियार और समझिए तो एक ऐसी भारतीय नारी थी जो कि मयंक को ना सिर्फ संभाली बल्कि अपने पूरे परिवार को बसाने की कोशिश की। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है? आप लोगों की क्या राय है कि जो मयंक कर रहा था वो सही था? अपने माँ और बहन की वजह से वो रूपाली पे यातनाएं ढा रहा था, उसके साथ जुल्म सितम कर रहा था। क्या सही था या गलत था? इसकी क्या उसको कोई सजा मिलनी चाहिए थी? और रूपाली ने जो किया किस हद तक सही था, या मयंक को छोड़ के रूपाली को फिर से वापस अनाथ आश्रम चले जाना चाहिए था? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार है। और मैं इस कहानी में एक बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर जो रात को 3-4 चोर जो चोरी करने आए थे, अगर जो शायद नहीं आते तो रूपाली की यातनाएं ऐसे ही चलती रहती और कभी वो साबित नहीं कर पाती कि सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। तो अपनी सलाह जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और आप लोगों से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोग अपनी सलाह देते हैं, अपनी राय देते हैं, वैसे ही वीडियो किस इलाके से देख रहे हैं ये भी बताया करिए, ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ आप लोगों के जिले का, आप लोगों के इलाके का, आप लोगों के कस्बे का, मोहल्ले का नाम भी ले सकूं। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।